अतुल्य लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक शर्मा। आज मैं जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहा हूं वो हैं दिनेश मलिक जी। दिनेश मलिक जी निर्विवाद और स्वच्छ छवि के आदमी हैं और पूर्व में फरीदाबाद शहर के जिला परिषद के चेयरमैन रह चुके हैं। वैसे तो वो मल्टी टैलेंटेड हैं। वो कॉरपोरेट जगत में भी उच्च पदों पर रहे हैं और खेल जीव अपने छात्र जीवन में बॉक्सिंग चैंपियन रहे हैं। इस शहर का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, तो कई सारी चीज़ें उनके साथ हैं। तो आज हम वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पे उनसे कुछ मुलाकात कर रहे हैं और उनके विचार जानना चाहेंगे। अतुल्य लोकतंत्र में आपका स्वागत है सर। बहुत नमस्कार जी। मलिक साहब, सबसे प्रश्न मेरा पहला ये है कि आप चूँकि किसान पृष्ठभूमि से रहे हैं और जिला परिषद के चेयरमैन रहे हैं शहर के, और जिला परिषद का जो काम है वो गाँवों से ही संबंधित होता है, किसान से संबंधित होता है। तो अभी वर्तमान में यूपी में एक किसान महापंचायत हुई थी किसान बिल को लेके। एमएसपी पे आप एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे? एमएसपी का क्या मुद्दा है? क्या आप उससे सहमत हैं या असहमत हैं? प्रधानमंत्री जी के कथानुसार वो चाहते हैं कि भाई हम किसानों की भलाई करें और उनकी आमदनी को बढ़ाएं। ठीक है, सोच बहुत अच्छी है सरकार की सोच और प्रधानमंत्री की, लेकिन इसके साथ ही जिस तरीके से सारे संगठन और देश का किसान, हमारे हरियाणा, पंजाब, नॉर्थ इंडिया का किसान जो बात उठा रहा है कि ठीक है आपने एक कानून बना दिया, विधेयक पास कर दिया, उसके साथ आप ये लाइनें और उस कानून में ऐड करा दें कि भाई हमारी फसल चाहे कोई भी खरीदे या हम कहीं भी बेचने जाएं, एमएसपी से कम दाम पे नहीं खरीदी जाएगी और बेची जाएगी, इतना और उसमें जोड़ा जाए। मलिक साहब, जो किसान नेता के तौर पे हम प्रतिनिधित्व देखें तो हरियाणा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का समझ सकते हैं। दुष्यंत चौटाला जी सरकार में हैं, तो क्या आप उनकी कार्यशैली से संतुष्ट हैं? देखिए, पहली दफ़ा वो आदमी इस पद पे काबिज हुए हैं या उन्हें राजनीतिक अनुभव बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं राजनीतिक विश्लेषक होने के कारण ये ज़रूर कहूँगा कि अभी तक जितना उनका कार्य समय रहा है, कोई भ्रष्टाचार का या गलत तरीके से कार्यशैली उनकी नहीं रही। उन्होंने किसानों के समर्थन में इस्तीफ़ा नहीं दिया, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये जो लोग विपक्षी लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि भी उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, तो ये कोई ख़ास बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सरकार के साथ रह के वो किसानों के लिए, अपने समर्थकों के लिए या अपनी पार्टी से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए कार्य कर सकते हैं, ना कि सरकार से बाहर रह के। आप कई सालों से सामाजिक और राजनीतिक तौर पे अनुभव में हैं और आपने कई चीज़ें देखी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा ने सत्ता में इन चुनावों के दौरान एक बात कही थी कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम गुड गवर्नेंस देंगे। हरियाणा प्रदेश में गुड गवर्नेंस आप कहाँ तक देखते हैं? कई मुद्दों में सरकार ने प्रशंसनीय कार्य किए हैं, जैसे कि भाई भतीजा बात, जैसे कि भाई एमएलए और मंत्री अपने चहेतों को नौकरी दिलवा दिया करते थे, आज उस चीज़ पे अंकुश लगा है, ये बहुत सराहनीय कार्य है। लेकिन जो सरकार ने, चाहे वो इनका केंद्र नेतृत्व हो या प्रदेश का नेतृत्व हो, भाजपा एक मुद्दे पे बहुत बड़ी दोषी है इस समाज की, इस प्रदेश की, कि इन्होंने प्रदेश को जाति के नाम पे बांटने की कोशिश की है, जिसे बुद्धिजीवी आदमी, जो लोग समझ रखते हैं, कभी माफ़ नहीं करेंगे। आप कई साल पहले इस शहर के जिला परिषद के चेयरमैन थे, उसके बाद आप सामाजिक तौर पे लगातार सक्रिय रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि आप राजनीति में
खुल के नहीं आ रहे हैं, मतलब किसी दल के साथ नहीं जुड़ रहे हैं? शर्मा जी, सही मायनों में अच्छा, एक तो मैं करेक्शन करना चाहूँगा कि मैं शहर का नहीं, मैं देहात का प्रतिनिधित्व करता था। और उन दिनों दोनों ज़िले पलवल और फरीदाबाद इकट्ठे थे, तो बॉर्डर से लेके बॉर्डर तक का देहात का प्रतिनिधित्व मैंने किया है जिला परिषद चेयरमैन होने के नाते। राजनीति में सक्रिय ना होने का कारण बड़े स्पष्ट शब्दों में मैं इसे घुमा फिरा के कहूँ तो बेईमानी की बात होगी। बहुत मोटे पैसे का प्रचलन बड़े बड़े धनाढ्य लोगों ने इस राजनीति में शुरू कर दिया है। इस राजनीति को स्वच्छ करने के लिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को, संसद को, राज्यसभा को और साथ में चुनाव आयोग को कोई ऐसा फार्मूला तैयार करना पड़ेगा कि कोई आम आदमी भी, कोई मास्टर का बेटा भी, कोई किसान का बेटा भी, कोई दुकानदार, कोई छोटा व्यापारी भी, किसी वकील, बेचारा कोई शरीफ वकील भी राजनीति कर सके बिना पैसों के। नहीं तो अगर ये राजनीति में पैसे का इस्तेमाल इतने बड़े पैमाने पे चलता रहा तो एक दिन इस लोकतंत्र की हत्या अवश्य हो जाएगी इस भारतवर्ष में। मलिक साहब, अब आपसे मैं निजी प्रश्न करता हूँ। आप छात्र जीवन में बॉक्सिंग चैंपियन रहे हैं, तो वो क्या दौर था? क्या हमें ज़्यादा इस बारे में पता नहीं, मैंने सुना है कई लोगों से। देखिए, पहले जो हमारा दौर था, चाहे वो स्कूलिंग का था या कॉलेज का था, उस वक्त ज़्यादातर ग्रामीण बच्चे स्पोर्ट्स में भाग लेते थे और उसी कारण हम भी स्कूल टाइम से कबड्डी भी खेला करता था मैं, हैमर थ्रो वगैरह भी करते थे। फिर कॉलेज में जाके हमारे एक डीपी साहब थे, तनेजा साहब, अब नहीं रहे बेचारे, बहुत भले इंसान थे। पलवल एसडी कॉलेज में मैंने बीए किया। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया बॉक्सिंग के लिए, तो बॉक्सिंग में हाथ आजमाने शुरू किए। यही एक कारण रहा कि बॉक्सिंग करते करते फिर मैं नेशनल लेवल तक हरियाणा स्टेट को रिप्रेजेंट किया, इंटर यूनिवर्सिटी में गया और उसके बाद मैंने एनआईएस किया। मैं क्वालिफाइड बॉक्सिंग कोच भी हूँ पटियाला से। एक डिप्लोमा होता है उसका, 1 ईयर कोर्स है, और मेरी एज बॉक्सिंग कोच अपॉइंटमेंट भी होगी थी आंध्र प्रदेश में। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साइन जिसे बोलते हैं, लेकिन मैंने वहाँ लंबे टाइम नहीं कर पाया और दूसरा प्रदेश होने के नाते या मेरे को यहाँ पे नौकरी, अच्छी नौकरी थी मेरे पास, तो उस वजह से मैं वहाँ नहीं गया। मलिक साहब, फरीदाबाद शहर हिंदुस्तान की स्मार्ट सिटीज़ में आता है वर्तमान समय में। आप स्मार्ट सिटी फरीदाबाद है, इसको कितना मानते हैं? और इसके लिए अगर है तो क्या इसमें आपको दिखता है, अगर नहीं है तो उसके लिए किसे जिम्मेवार ठहराते हैं? अब वैसे तो आप भी इसी शहर के वासी हैं और अगर ये मेरे मुंह से ही सुनना चाहते हैं तो स्मार्ट का जो अगेंस्ट कोई वर्ड हो सकता है, स्मार्ट का क्या कहेंगे, डर्टी सिटी कह सकते हैं या कुछ और कह सकते हैं, वो फरीदाबाद तो वो है। और इसके लिए जिम्मेवार जो इस शहर को राजनीतिक रूप से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हों, चाहे यहाँ के दूसरे एमएलएज और मंत्री हों, या यहाँ के ऑफिसर्स हों। ऑफिसर्स में सबसे बड़ा पद जो होता है वो आईएएस ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर का होता है। उसके बाद फिर नगर निगम में आईएएस ऑफिसर होते हैं। वो सब सामूहिक रूप से जिम्मेवार हैं इस शहर की बर्बादी के लिए।
और यहाँ की जनता धीरे धीरे इतनी दुखी हो गई है कि एक समय ऐसा आएगा कि बगावत करेगी और इन लोगों का जीना हराम कर देगी। जिस तरीके से शहर को नीचे लेके जा रहे हैं ये सब लोग, तो इनको सद्बुद्धि आनी चाहिए और शहर के विकास में इन्हें अपना योगदान देना चाहिए और इसकी बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। मलिक साहब, आप अपना आगे का जो जीवन है उसे राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं आगे, या सामाजिक दृष्टि से देखते हैं आगे का कोई ज़मीनी मकसद क्या है आपका? देखिए, मैं स्कूल टाइम से समाज सेवा की भावना मेरे में रही। अच्छे टीचर्स, मुझे ध्यान है 7वीं 8वीं क्लास में थे हम, बंसीलाल जी के टाइम में ट्रांसफ़र हुए, तो मैंने उस बहुत छोटी क्लास में होने के बाद भी स्कूल में स्ट्राइक करवाई कि भाई मेरे अच्छे टीचर्स का ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। तो वो राजनीतिक या सोच या समाज सेवा की भावना वो तो स्कूल से थी। फिर कॉलेज में जाके मैं छात्र संघ का प्रधान बना, 78 की बात है। तो वो अभी भी बरकरार है और रहती हैं। जो आपकी सोच होती है, जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप होता है, वो आप समाज सेवा कह लीजिए, राजनीतिक कह लीजिए। मैंने शायद पहले भी आपको आपके इसमें बताया है कि हाँ, या तो मैं इतना समर्थ हो जाऊं कि जो दूसरे धन कुबेर हैं उनका धन से मुकाबला कर सकूं, तो बिल्कुल ज़रूर, चाहे वो एमपी की बात हो और चाहे वो एमएलए की बात हो, ज़रूर हाथ आजमाऊंगा और ज़रूर लोगों की सेवा में सामने आऊँगा। और या फिर दूसरा तरीका ये है कि सुप्रीम कोर्ट, संसद, चुनाव आयोग मिलके ऐसा कोई कानून बना दें कि जो धन का प्रयोग बिल्कुल बंद हो जाए चुनावों में, और अच्छे लोग चुन के आए। जनता जिन्हें अच्छा समझे, जिन्हें काबिल समझे, जिनमें वो पोटेंशियल है, वो लोग आगे आएँ और सेवा करें। तो मैं उस दोनों ऑप्शंस के इंतज़ार में हूँ, आप ये कह सकते हैं। धन्यवाद मलिक साहब। तो ये थे दिनेश मलिक जी, जिन्होंने अपनी छवि के अनुरूप सारे सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी और ईमानदारी से दिया। धन्यवाद। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।